तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे सप्लाई चैप्टर और थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने सप्लाई क्या होता है ये समझा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ा था, सप्लाई फंक्शन समझा था, उसके अलावा लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था और रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा था। तो आज क्या करना है, आज उसी लॉ ऑफ सप्लाई को ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, स्केड्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, मार्केट सप्लाई कर्व और इंडिविजुअल से मार्केट का डेरिवेशन। ठीक है, तो देखो लॉ ऑफ सप्लाई क्या था एक बार शॉर्ट में हम याद दिला दें कि लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस कम होने से सप्लाई कम होती है। सेलर इज विलिंग टू सप्लाई मोर एट हायर प्राइस एंड लेस एट लोअर प्राइस। अब आप जो सप्लाई है उसको आप टैबुलर प्रेजेंटेशन दे सकते हो। अगर आप सप्लाई को टैबुलर प्रेजेंटेशन देते हो तो वो बन जाता है सप्लाई स्केड्यूल। सेम वे आप उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। तो वो बन जाता है सप्लाई कर्व। अभी सप्लाई की डेफिनेशन सबको पता है, क्वांटिटीज which sellers are willing to produce and offer for sale at various prices during a given period of time, वो सप्लाई की डेफिनेशन है। तो सप्लाई स्केड्यूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज that sellers are willing to produce and offer for sale at various prices during a given period of time। ठीक है, और सप्लाई कर्व की क्या हो जाएगी, इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज दैट सेलर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब आपको सप्लाई की डेफिनेशन पता है, उस डेफिनेशन से पहले अगर आप टैबुलर प्रेजेंटेशन लगा देते हो तो सप्लाई स्केड्यूल की डेफिनेशन हो जाएगी, और अगर आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लगा देते हो तो सप्लाई कर्व की डेफिनेशन हो जाएगी। भाई सप्लाई की डेफिनेशन एक बार हम लिख दे रहे हैं। सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, जब आप बोलते हो सप्लाई तो सप्लाई होता है क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूसर्स या सेलर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड offer for sale at various prices बोल लो या different prices बोल लो during a given period of time। ये है हमारे सप्लाई की डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन से पहले आपने अगर लिख दिया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तो सप्लाई कर्व की डेफिनेशन बन गई, और इसी डेफिनेशन की शुरुआत आपने ऐसे कर दी टैबुलर प्रेजेंटेशन तो वो सप्लाई स्केड्यूल की डेफिनेशन बन गई। ठीक है, अच्छा सप्लाई के बाद आता है इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब इसी डेफिनेशन में आप प्रोड्यूसर की जगह पे लिख दो सिंगल सेलर या सिंगल प्रोड्यूसर, या एन इंडिविजुअल सेलर या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। तो क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सिंगल सेलर इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपकी बन जाएगी किसकी डेफिनेशन, इंडिविजुअल सप्लाई की। और अगर आप मार्केट सप्लाई कर देते हो तो इसी डेफिनेशन में आप लिख दो क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट all the producers in the market are willing to produce and offer for sale at various prices during a given period of time। क्या लगा देना आपको, all the producers in the market। ठीक है, ये डेफिनेशन हम सारी लिख नहीं रहे हैं, बस समझा दे रहे हैं ताकि एक आइडिया हो जाए कैसे बननी, क्योंकि डिमांड में तो चीज पड़ी थी। ठीक है, अब इंडिविजुअल सप्लाई को भी आप जो है स्केड्यूल में शो कर सकते हो, तो वो कहलाता है
इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। तो इंडिविजुअल सप्लाई से पहले अगर आपने टैबुलर प्रेजेंटेशन लगा दिया, मतलब टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ quantities of commodity that an individual seller is willing to produce and offer for sale at various prices during a given period of time। तो ये डेफिनेशन हो गई। और आप उसी स्केड्यूल को जब ग्राफ में प्रेजेंट कर दोगे तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लगा दिया इंडिविजुअल सप्लाई से पहले, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ quantities of commodity that an individual seller is willing to produce and offer for sale at various prices during a given period of time। सेम वे मार्केट सप्लाई की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अगर उसको आप मार्केट सप्लाई को जब आप टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो वो बन जाता है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, और अगर ग्राफ के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो वो बन जाता है मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है? मार्केट सप्लाई के साथ टैबुलर प्रेजेंटेशन छोड़ देना स्टार्टिंग में, मतलब टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स या ऑल द सेलर्स इन द मार्केट आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और मार्केट सप्लाई कर्व मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लगा दिया मार्केट सप्लाई से पहले कि क्वांटिटी graphical presentation of quantities of commodity that all the sellers in the market are willing to produce and offer for sale at various prices during a given period of time। तो ये 9 definitions याद हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज और छोटा सा याद रखना, एक होता है फर्म, एक होता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बड़ी होती है, फर्म छोटा होता है। इंडस्ट्री एक तरीके से मार्केट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जब आप बोलते हो मार्केट सप्लाई तो आप मार्केट सप्लाई को इंडस्ट्री सप्लाई भी बोल सकते हो। कई फर्म मिलके इंडस्ट्री बनती हैं, याद रखना। सारी फर्म एक मार्केट में जब सारी फर्म आप जोड़ दो तो वो इंडस्ट्री बनती है। लाइक कानपुर में लेदर इंडस्ट्री, तो ये एक मार्केट हो गई। यहाँ जितने लेदर वाले हो गए, टेनरी वाले हो गए, वो सब एक इंडिविजुअल, किसी का भी एक नाम ले लो, न्यू लाइट, ठीक है, टेनर्स, तो वो एक इंडिविजुअल फर्म है। और लेदर इंडस्ट्री तो उसमें सारे फर्म आ जाएंगे, ठीक है, डिसेंट लेदर फिनिशर, परवीन लेदर फिनिशर, जितने नाम ले लो आप। तो लाइक तुमने कहा डिसेंट लेदर फिनिशर, तो वो एक इंडिविजुअल फर्म है। जब आप लेदर इंडस्ट्री बोले तो उसमें डिसेंट भी आ जाएगा, न्यू लाइट भी आ जाएगा, पर इंडिया, जितने भी होंगे सब आ जाएंगे। तो डिफरेंस समझ रहे हो इंडस्ट्री और फर्म का, ठीक है। इंडस्ट्री में कई फर्म होती हैं, कई फर्म मिला के इंडस्ट्री बनती हैं। तो इंडस्ट्री मार्केट सप्लाई को रिप्रेजेंट करती, याद रखना, इंडस्ट्री सप्लाई यानी कि मार्केट सप्लाई, ये चीज याद रखना। अच्छा, अब अगर आपको प्राइस दे दिया जाए रुपी में, एक सेलर ए दे दिया गया, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है। एक सेलर बी दिया है, उसकी क्वांटिटी सप्लाइड गिवन है। ये यूनिट्स कोई ना कोई यूनिट्स तो होगी होगी। आपने कहा प्राइस 1000, प्राइस 1200, प्राइस 1400। क्वांटिटी सप्लाइड यहां पे आपने ले लिया 18, 20, 22, क्योंकि लॉ कहता है कि प्राइस के बढ़ने सप्लाई बढ़ रही। तो प्राइस अगर 1000 था, क्वांटिटी सप्लाई 18 थी, तो प्राइस के बढ़ने सप्लाई बढ़ेगी। अब ये मत पूछना सर ये 1000, 1200, 1400 या 18, 20 या 22 कैसे लिया, इसका कोई तरीका नहीं है। बस हमें मालूम है कि लॉ सप्लाई लगाना है, प्राइस को बढ़ा रहे हैं, सप्लाई को भी बढ़ा रहे हैं। क्या डेटा ले तो आपकी मर्जी है। बी में हमने ले लिया 24, 30, 32। तो अगर आपसे बोला जाए मार्केट सप्लाई बनाओ, देखो ये जो है इंडिविजुअल सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको बोला गया कि मार्केट सप्लाई को शो करिए, तो मार्केट सप्लाई हो जाता है ए प्लस बी, यानी कि इनकी क्वांटिटी सप्लाइड को ऐड कर देंगे। 18 प्लस 24, 42, 20 प्लस 30, 50, 22 प्लस 32, 54। तो इस प्राइस को लेके ये है आपकी मार्केट सप्लाई। तो ये है, अगर बोल दिया जाए कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल से मार्केट सप्लाई शेड्यूल बना के
दिखाओ। ठीक है, जब जैसे स्केड्यूल बनाया तो सप्लाई कर्व भी बनाना पड़ेगा। ये सप्लाई चैप्टर में अभी तक हम लोग ने एक बार भी ग्राफ नहीं बनाया है, सोचने वाली बात है। 0 वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहा है, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहा है, क्वांटिटी सप्लाई। अब समझना जरा, जो अभी डेटा लिया उसी को ले लेते हैं। 1000, 1200, 1400, 18, 22, 24, प्राइस 1000, क्वांटिटी सप्लाइड 18, प्राइस 1200, क्वांटिटी सप्लाइड 22, प्राइस 1400, क्वांटिटी सप्लाइड 24। इन डॉट्स को अगर हम कनेक्ट करें तो ये हमारा सप्लाई कर्व है। क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कह रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब देखो मार्केट सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई में डिफरेंस क्या दिखना चाहिए कि अगर आप इंडिविजुअल सप्लाई बना रहे हो तो ऐसे होगा, मार्केट सप्लाई कर्व ऐसे होगा। मार्केट सप्लाई कर्व जो होता है उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के कंपैरिजन में अगर आप कंपेयर करोगे तो ज्यादा उस तरफ जा रहा होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से ज्यादा दूर होगा। काइंड ऑफ थोड़ा फ्लैट होता है, ये सब स्टीप होंगे और ये क्या होगा, थोड़ा फ्लैटर होगा। ठीक है, फ्लैटर वर्ड यूज करते हैं क्योंकि कंपैरिजन में, फ्लैट नहीं, फ्लैट तो एकदम फ्लैट हो गया ना, तो फ्लैटर बोला जाता है कि उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा फ्लैट है, मतलब एग्जैक्टली फ्लैट नहीं है, उनके कंपैरिजन में। तो एक क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, शो हाउ मार्केट सप्लाई कर्व is derived from individual supply curve। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शो करना है। इस केस में देखो आप कैसे करते हो, आप 3 ग्राफ बनाते हो, एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड। थोड़ा सा इस वाले को छोटा कर दें, इतने बड़े की जरूरत नहीं। एक्स एक्सिस याद रखना, 3 सप्लाई कर्व बनाते हो। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई। पहला वाला इंडिविजुअल आप अज्यूम करते हो कि मार्केट में 2 इंडिविजुअल सेलर है, ए और बी, तो आप ए का सप्लाई कर्व बनाते हो। तो आपने ए का सप्लाई कर्व बनाया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ये आपने कह दिया P1। ठीक है, इसको कह दिया P2। एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, P1 P2। एक काम करते हैं, इन सब का सप्लाई कर्व एक बना ही लेते हैं। ये एक सप्लाई कर्व आपने बना दिया, एक सप्लाई कर्व आपने ये बना दिया, एस एस ए, एस एस
बी, ए और बी आपने दो वो ले लिए, ठीक है। यहाँ पे A1 B1 A2 B2 ऐसे पॉइंट मार्क कर लिए, ठीक है ना। ये पॉइंट A1 B1, ये A2 B2। अब ये ऊपर वाले ए बी से कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तुम एक्स और वाई ले लो कि एक सप्लाई कर्व एक्स का आ गया और एक सप्लाई कर्व वाई का हो गया, एक्स और वाई दो इंडिविजुअल सेलर है। आप ये भी कर सकते हो। उसके बाद देखो ये पॉइंट और इनको कनेक्ट करता हुआ एक ये सप्लाई कर्व बन गया। यहाँ पे भी वही लिखा P1 P2, बस यहाँ पे A और B और ये हो गया SSM। तो देखो बोला क्या जाता है कि SSM मार्केट सप्लाई कर्व इज इक्वल टू SSA प्लस SSB। ये सारे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को ऐड करके बनता है। जब प्राइस P1 था, अब समझो जरा, एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है। जब प्राइस P1 था तो ये जो बंदा A है, इसकी जो सप्लाई है वो ये है। आप ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जब प्राइस P1 था, थोड़ा सा ऊपर कर लें, एट P1 A की सप्लाई कितनी है, P1 A1। यहां से देखो ये P1 A1 और B की कितनी है, P1 A2। B की कितनी हो गई, P1 A2। क्वांटिटी सप्लाइड A की, क्वांटिटी सप्लाइड B की, P1 A2। ये समझ में आ रहा है ना भाई। आप ऐसे लो या फिर आप ऐसे लो, बात तो एक ही है। तो जब P1 प्राइस है तो इसकी सप्लाई P1 A1 है और इसकी सप्लाई P1 A2 है, ठीक है। अच्छा, तो मार्केट सप्लाई पे अगर आप ध्यान दो, मार्केट सप्लाई क्या है P1 पे, P1A। मार्केट सप्लाई कर्व क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड मार्केट की है P1A। ये P1A कैसे आया, P1A1 प्लस P1A2 इनको ऐड करके। मतलब अगर आप यहां पे मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो, ये P1A1 और P1A2 को ऐड करके बना P1A। भाई ये क्वांटिटी प्लस ये क्वांटिटी ऐड करके ये क्वांटिटी आ गई, जो कि उन दोनों से ज्यादा होगी ना, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें इस पे क्या कहते हैं P2 पे, तो P2 पे जब प्राइस P2 है तो डिमांड सप्लाई ये है। तो आप ऐसे लो या ऐसे ले लो, तो जिसको आप क्या बोल सकते हो, P2 B1। यानी कि अगर हम यहां पे लिखें तो हम ये बोल सकते हैं ना, एट P2 यह है P2 B1 A की सप्लाई और P2 पे B की सप्लाई यहां तक है, यानी कि P2 B2 है, जो कि हम यहां लिख सकते हैं कि एट P2 B की सप्लाई P2 B2 है। तो मार्केट सप्लाई क्या होएगी, अगर आप मार्केट सप्लाई पे देखोगे तो देखो ये इंडिविजुअल सप्लाई ए की, ये इंडिविजुअल सप्लाई बी की, तो मार्केट सप्लाई इन दोनों का सम हो जाएगा, जो हो जाएगा P2B। यानी कि आप लिख सकते हो मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू P2B। और P2B कैसे आया, P2B1 प्लस P2B2। आप PB आप नंबर लेके दिखा देना, अगर आप अल्फाबेट में कंफ्यूज हो रहे हो आप नंबर लेके एक्सप्लेन कर देना। प्राइस की जगह लिख लेना 10 और 12, 10 और 12, 10 और 12। यहां क्वांटिटी ले लेना कितनी, 8 6 तो 14, 8 प्लस 6 14। इसकी 10 8 तो 10 प्लस 8 18।
तो अगर आप देखो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के कंपैरिजन में मार्केट सप्लाई कर्व ज्यादा फ्लैट जा रहा है। ये डेरिवेशन दिखाने के लिए पूरा आपको लिखना पड़ता है। अगर आप पी और ये सब वर्ड यूज कर रहे हो, एब्रीवेटिव सॉरी अल्फाबेट्स यूज कर रहे हो तो चल जाएगा, तो भी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है नहीं सर हम इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, हम डेटा लेके करना चाहते हैं, आप डेटा लेके एक्सप्लेन कर देना, कोई इशू नहीं है। बात वही रहेगी एट द एंड, मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो ये तो हो गया डेरिवेशन ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब देखो जब लॉ ऑफ सप्लाई आता है तो उसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, लाइक लॉ ऑफ डिमांड में भी एक्सेप्शंस थे, वहां तो ढेर सारे थे। तो लॉ ऑफ सप्लाई में भी एक्सेप्शन है। जब आप लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहे हो तो लॉ ऑफ सप्लाई कह रहा है कि भाई देखो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का ये मतलब है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा, प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम होगा। विच मीन अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व बनेगा। तो एक्सेप्शन वो सारी चीजें हो जाएंगी जहां पे हमारा सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ना बने। अब ऐसे सिर्फ दो ही केस आते हैं, एक हमारा सप्लाई कर्व जो है वर्टिकल बन जाता है, तो उसे कहते हैं वर्टिकल सप्लाई कर्व, और एक केस है जहां पे हमारा सप्लाई कर्व बैकवर्ड स्लोपिंग होता है, आगे बढ़ते बढ़ते पीछे घूम जाता है। बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। ये दोनों हैं हमारे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, वर्टिकल सप्लाई कर्व एंड बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। पहले समझते हैं वर्टिकल सप्लाई कर्व। तो देखो जरा वर्टिकल सप्लाई कर्व कब होता है। वर्टिकल सप्लाई कर्व क्या कहता है कि तुम्हारा जो सप्लाई कर्व हो जाएगा वो हो जाएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अगर इसमें आप ध्यान दो तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी क्वांटिटी फिक्स है, चाहे प्राइस कुछ भी कर दो आप, प्राइस जितना भी बढ़ा लो क्वांटिटी नहीं बढ़ सकती है। क्वांटिटी फिक्स हो गई है, सप्लाई फिक्स हो गई है, इसीलिए वर्टिकल जा रहा है। समझ में आया ग्राफ वर्टिकल क्यों जा रहा है? क्योंकि आप प्राइस जितना भी बढ़ाओगे क्वांटिटी यहां पे फिक्स हो गई, क्वांटिटी यही रहेगी। प्राइस जितना भी इंक्रीज कर लो, हमने कहा प्राइस P है, क्वांटिटी सप्लाइड Q है। हमने कहा प्राइस बढ़ के P1 हो गई तो भी क्वांटिटी सप्लाइड Q है, प्राइस बढ़ के P2 हो गई तो भी क्वांटिटी सप्लाइड Q है। तो हमारा सप्लाई कर्व ऐसे बनेगा, कांस्टेंट रहेगा सप्लाई। अब ये कब होता है? एक तो ये रेयर आर्टिकल से केस में होता है कि अकबर मर गए, उनका लोटा रह गया जिससे वो नहाया करते थे, एक लोटा बचा है, अब उसका प्राइस तुम कुछ भी कर दो वो एक लोटा एक ही लोटा रहेगा। मोनालिसा की पेंटिंग डा विंची ने एक ही बनाई थी, एक ही है। अशोक के टाइम के सिक्के मिल गए, अब तो कहाँ गए पता नहीं, वो तो मिल गए, जो मिल गए वो लिमिटेड है। रेयर आर्टिकल हो गए, एंटीक्स हो गई, ये सब आ जाते हैं वर्टिकल सप्लाई में, क्योंकि इनका क्या है, पुरानी चीजें हैं, रेयर बचा है, एक का दुक्का पीस बचा है, अब उसका प्राइस तुम कुछ भी रख लो क्वांटिटी वो वही रहेगी जो है, ठीक है। तो रेयर आर्टिफैक्ट्स, एंटीक्स, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा एक और केस में वर्टिकल सप्लाई कर्व होता है, अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात करें तो शॉर्ट रन में इनकी सप्लाई होती है वर्टिकल सप्लाई कर्व। अब जैसे सीजन आया प्याज का, अब तो निकल गया, तो प्याज की फसल तो हो गई, अब वो अगला सीजन 6 महीने बाद या साल भर के बाद आएगा, हमें नहीं मालूम है, प्याज का खेती का हमें कोई आइडिया नहीं है। जब भी आएगा उसका अगला सीजन, साल में कितनी बार आता नहीं आइडिया हमें बिल्कुल भी, तब तक के सप्लाई तो आप बढ़ा ही नहीं सकते हो। जितना इस साल आउटपुट हो गया, अब अगले सीजन से पहले आप आउटपुट बढ़ा ही नहीं सकते हो, वो आउटपुट फिक्स रहेगा। तो शॉर्ट रन में उनकी सप्लाई फिक्स रहती है, तो वहां पे सप्लाई कर्व वर्टिकल होता है। लॉन्ग रन में उनकी सप्लाई बढ़ सकती है, लॉन्ग रन मतलब अगला सीजन आ जाएगा तब तक और फसल हो जाएगी,
बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके ले आएंगे तो और फसल हो जाएगी भाई, प्याज की सप्लाई बढ़ जाएगी। बाहर से इंपोर्ट करके खरीद के ले आए, इस साल शॉर्टेज हो गई, बारिश हो गई, बर्बाद हो गई, आप चाइना से ले आए, ठीक है, आप चाइना से प्याज ले आए, तो प्याज की सप्लाई बढ़ गई ना। लेकिन वो लॉन्ग रन है, शॉर्ट रन मतलब एक शॉर्ट नोटिस पे बोला जाए तो वहां पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट रन में बहुत सी चीजों की सप्लाई फिक्स रहती है, बाकी रेयर आर्टिफैक्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एंटीक्स, उनकी सप्लाई फिक्स रहती है, तो उस केस में होता है वर्टिकल सप्लाई कर्व। क्लियर है? अब आते हैं बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। तो बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व में याद रखना एक एग्जांपल का होता है लेबर सप्लाई का। बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, इसमें जब भी आपको एग्जांपल पूछा जाए, आप लेबर सप्लाई का एग्जांपल करोगे। ये आपका एग्जांपल होगा जहां पे प्राइस को रिप्रेजेंट करता है वेज रेट और क्वांटिटी सप्लाइड को रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। लेबर के केस में ऐसे समझो कि जब आपकी इनकम कम होती है, आप ज्यादा काम करने की कोशिश करते हो। हमें याद है स्टार्टिंग में 2012 के टाइम की बात है, 12-13 के टाइम में मेरा टाइम का स्केड्यूल क्या था कि सुबह 6 बजे उठे, स्कूल के लिए निकल गए, स्कूल से आए, 2:30 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी और वो क्लासेस खत्म करते करते होम ट्यूशन पढ़ते पढ़ते रात में 11:30 बज जाता था। मतलब आप इमेजिन करो कि 7-7:30 बजे से स्कूल स्टार्ट हो गए, रात के 11:30 तक क्लासेस चलती थी। नंबर ऑफ आवर्स आप देखिए, 7:30 से 7:30, 12 तो ऐसे ही हो गया, फिर 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 16 घंटे, 24 में 16 घंटे काम कर रहा बंदा, ठीक है। तो होता क्या है, एट लो वेजेस लेबर प्रेफर वर्क ओवर लेजर। लेजर का मतलब है आराम, लेजर का क्या मतलब है, आराम। लो वेज पे वो काम करना पसंद करेगा आराम करने के बजाय। उस टाइम से और फिर आप आज के टाइम को कंपेयर करो तो स्कूल जाना है नहीं जाना है, क्लासेस कितने बजे स्टार्ट हो रही है, 3:30 पे स्टार्ट हो रही है, मैक्सिमम कितनी खिंच जा रही है, क्योंकि तुम लोग को उधर अकाउंट्स को रेगुलर पढ़ा रहे हैं तो ये 7:30 से 8:30 खिंच जा रही है, अदरवाइज 8:30 तक नहीं पढ़ जाती, मतलब 3:30 से 7:30, 8:30 में 7:30, 8:30 भी नहीं, 3:30 से 7:30, 4 घंटे में आप क्लासेस निपटा देते थे, ठीक है। ये स्केड्यूल हो गया था। इस साल क्यों खिंच रही, क्योंकि 12 को हमने रेगुलर कर दिया है, तो वो अकाउंट्स की इको की क्लास जो रही वो इधर खिंच जा रही है 7:30 से 8:30, वरना 4 आवर्स। इमेजिन करो कहाँ 16 आवर्स था और कहाँ 4 आवर्स था, कम हुआ ना। तो वही चीज, तो एट लो वेज लेबर प्रेफर वर्क ओवर लेजर, एट हाई वेजेस लेबर प्रेफर लेजर ओवर वर्क। अब इस चीज को अगर ग्राफिकली समझा जाए तो देखो जरा, ये आपने बनाया y एक्सिस, x एक्सिस, वेज रेट इस पे लिख दिया और यहां पे है नंबर ऑफ आज, ये हो गया x एक्सिस। इनिशियली आपने वेज रेट 12.1 लिया और नंबर ऑफ आवर्स वर्क Q1 ले लिया, ठीक है। तो बैकवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बात समझना। हम कह रहे हैं कि वेज रेट को बढ़ाने से सप्लाई कम हो जाएगी, तो तुम कहोगे सर इस हिसाब से तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे ना, इनवर्स रिलेशन है। ऐसा नहीं है। होता क्या है, पहले वेज रेट को बढ़ाने से सप्लाई बढ़ती है, पहले वेज रेट बढ़ाने से सप्लाई बढ़ती है। एक टाइम ऐसा आता है जब वेज रेट बढ़ती है तो सप्लाई कम हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग होता है और एक बार एक ऐसा पॉइंट आता है वहां से वो बैकवर्ड स्लोप कर जाता है। तो एक पॉइंट तक वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है और एक बहुत हाई वेज रेट पे वो बैकवर्ड स्लोप कर जाता है। तो इसलिए जो आप डायरेक्ट ऐसे ना कहना कि हाई वेज और लो वेज,
कि हाई वेज पे सप्लाई कम हो जाएगी। डायरेक्ट करोगे तो लगेगा कि सर ये तो इनवर्स रिलेशन है, तो अपवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये चलता है कि स्टार्टिंग में वेज बढ़ाने से सप्लाई बढ़ती है, बट एक टाइम ऐसा आता है कि जहां पे वेज बढ़ाने से सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो स्टार्टिंग में जो सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा था, फिर वो बैकवर्ड घूम गया, तो इसलिए बोला गया बैकवर्ड स्लोपिंग। ये पहले ऊपर जा रहा है अपवर्ड, और उसके बाद पीछे की तरफ कट गया। तो वही चीज यहां पे आप दिखाओगे, W1 हुई कि W1 पे क्वांटिटी सप्लाइड Q1 है, W2 उसकी वेज बढ़ी, उसने अपनी क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ा दी, ओवर टाइम करने लग गया कि भैया ज्यादा पैसा कमा लेंगे, समझे आप। और फिर उसकी वेज रेट बढ़ के W3 हो गई, जो कि बहुत हाई हो गई। अब वो क्या करेगा, अब वो ज्यादा पैसा, बात समझना, अभी तक जो सप्लाई कर्व ऐसे जा रहा था, क्योंकि उसकी वेज इतनी बढ़ गई है, उसने कहा अब हम थोड़ा आराम करेंगे, अब हम उतना काम नहीं करेंगे जितना करते थे। तो यहां पॉइंट आ गया, पहले ये पॉइंट से ये पॉइंट, ए से बी पे गया और बी से सी पे आया, तो ये आपने ऐसे दिखाया, ये है बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। तो बस करते हैं हम लोग, पैकअप करते हैं आज के लिए। कुछ